हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th, जिसमें केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है धातु एवं अधातु एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हैं। तो अगर इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो नहीं तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर में है यहाँ पर धातु। धातु के भौतिक गुण धर्म। तो आप लोग को समझना है कि धातु के भौतिक गुण धर्म क्या हैं। तो चलिए, पहला नंबर में दिया है कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और 2 नंबर में है कि धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। और 3 नंबर में है कि धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है। धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है। और यहाँ पर 4 नंबर है कि सभी धातु कठोर होते हैं। सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर LiNa मुलायम होता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होता है। अगर इसका आप लोग क्लास नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है Li, इसका संकेत क्या होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, तो यह तो है लिथियम। और लिथियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, और कार्बन का संकेत क्या होता है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी से बना दिया है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि इसका संकेत क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, जाकर देख लेना। तो यहाँ पर दिया है 4 नंबर की सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम और सोडियम और पोटेशियम मुलायम होता है। और 5 नंबर में दिया है कि धातु को पतली से पतली तार के रूप में लंबा कर सकते हैं। धातु को पतली से पतली तार के रूप में लंबा कर सकते हैं। और यहाँ पर 6 नंबर है कि सभी धातु ऊष्मा व विद्युत के चालक होते हैं, यानी हम धातु में विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन अधातु में विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, और धातु में विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए धातु को आप लोग समझ लीजिएगा कि जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है वह धातु है, और जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है वह अधातु है। लेकिन सीसा पारा कुचालक होता है। और 7 नंबर में दिया है यहाँ पर कि धातु में घनत्व और गलनांक अधिक होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व कम होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। और 8 नंबर में दिया है यहाँ पर कि धातु आपस में टकरा के आवाज करते हैं। धातु आपस में टकरा के आवाज करते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्षारक प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारक प्रकृति के होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर 2 नंबर में है अधातु के भौतिक गुण धर्म। यहाँ पर 2 नंबर है अधातु के भौतिक गुण धर्म। तो चलिए इसका समझ लेते हैं कि अधातु के भौतिक गुण धर्म क्या है। तो पहला नंबर में दिया है अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और अधातु को पीट पाट कर लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। और अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा कठोर होता है। अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरा कठोर होता है। और 4 नंबर में है कि अधातु को पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। अधातु को पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। और 5 नंबर में है कि अधातु में विद्युत व ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। यानी अधातु में हम विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, और लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए ये ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो उसके बाद 6 नंबर हैं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
उसके बाद है यहाँ पर स्टार देकर लिखा है कि धातु वायु के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धातु वायु के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद है धातु ऑक्सीजन के साथ अलग से अभिक्रिया करती हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग से अभिक्रिया करती हैं। और उसके बाद है लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन लोहा चूर्ण तेजी से जलने लगता है। लोहा वायु में गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन लोहा चूर्ण तेजी से जलने लगता है। उसके बाद यहाँ पर है चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। याद रखिएगा कि चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी यहाँ पर दिया है NaKCA, इसे कहते हैं हम सोडियम, और इसे कहते हैं पोटेशियम, और इसे कहते हैं कैल्शियम। इसका वीडियो नहीं देखो तो कहते हैं कि जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इसका सब संकेत हैं। तो सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद हैं वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उसके बाद है कि धातु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर घनायन बनाते हैं। यानी धातु संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर घनायन आयन बनाते हैं, यानी घनात्मक आयन बनाते हैं। उसके बाद है अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इसमें त्यागता है और इसमें ग्रहण करता है, ग्रहण कर ऋणायन आयन बनाता है, यानी ऋणात्मक आयन बनाता है। अधातु यहाँ पर ग्रहण करता है और धातु त्यागता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच क्यों होता है। तो आप लोग को बताना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच होता है। आप लोग इतना लिख देते हो तो 2 अंक मिल जाएगा। आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच क्यों होता है, तो अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो इसे संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, यानी उस पर परत चढ़ जाती हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। तो चलिए 5 नंबर, तो उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण रोकने का उपाय लिखे। तो आप लोग को लिखना है कि संक्षारण रोकने का उपाय क्या होगा। तो यहाँ पर 3 उपाय हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर है कि धातु के सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण हम रोक सकते हैं। यानी धातु एक, मान लेते हैं कि लोहा एक धातु है, लोहा के सतह पर हम पेंट लगाएंगे तो संक्षारण रुक जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है कि धातु की सतह पर एल्युमिनियम या जास्ता की परत को चढ़ाकर हम संक्षारण को रोक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है धातुओं की सतह पर ग्रीस लगाकर भी हम संक्षारण रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो आप लोगों को लिखना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, यानी दिया है यहाँ पर इसका उत्तर कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार, यानी दोनों प्रकार के, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है क्वेश्चन कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है
किसी धातु या अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, स्टील, कांसा, यह सब मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी उसमें बहुत सारे मिश्रण होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे धातु का मिश्रण है, अधातु का मिश्रण है, यह सब मिलकर बना सामग्री मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो आप लोगों को लिखना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा में रखने पर उसे जंग लग जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा में रखने पर उस पर जंग लग जाता है, यानी परत चढ़ जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं ताकि जंग न लगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उपधातु किसे कहते हैं। तो आप लोग को लिखना है कि उपधातु किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि उपधातु वे तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। यानी उपधातु वह होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण होते हैं, वह उपधातु हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वैसे धातु का उदाहरण दे जो कमरे के तापमान पर द्रव होती हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पर तत्व दिया है जिसका उदाहरण देना है। तो पहला नंबर है कि कमरे के तापमान पर द्रव होती हैं। तो आप लोग को बताना कि कमरे के तापमान पर कौन द्रव होती हैं। तो इसका उत्तर है पारा। इसका उत्तर है पारा, यानी कमरे के तापमान पर पारा द्रव होती है। उसके बाद 2 नंबर है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कि चाकू से किसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। तो आप लोग को बताना है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती हैं। तो चांदी होती हैं। यह क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और 2 अंक में भी पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर है कि ऊष्मा का कुचालक होती है। तो ऊष्मा का कुचालक शीशा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु का अंतर लिखे। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। और हम पीछे देखे थे कि भौतिकी गुणधर्म और यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यह क्वेश्चन 5 अंक में 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे जरूर याद करना। हो सकता है ये 2 अंक में भी पूछ सकता है, 5 अंक में भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका अंतर देख लेते हैं। इस बगल है, यहाँ पर धातु है और यहाँ पर अधातु है। तो पहला नंबर धातु में है कि धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। और अधातु में है पहला नंबर अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्लीय तथा उदासीन यानी दोनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। और यहाँ पर 2 नंबर में है धातु में कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस पुनः स्थापित करती हैं तथा अनुरूप लवण बनाती हैं। 2 नंबर धातु में है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस पुनः स्थापित करती हैं तथा अनुरूप लवण बनाती हैं। और 2 नंबर है अधातु में, अधातु अम्लों से H2 गैस को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। यहाँ पर स्थापित करती हैं पुनः, और यहाँ पर पुनः स्थापित नहीं करती हैं। और यहाँ पर 3 नंबर है धातु में कि धातु घनात्मक आवेश प्रकृतिक वाली होती हैं। और यहाँ पर 3 नंबर है अधातु में कि अधातु ऋणात्मक आवेश वाली प्रकृतिक होती है। याद रखिएगा, धातु घनात्मक आवेश प्रकृतिक वाली होती हैं और अधातु ऋणात्मक आवेश वाली प्रकृतिक होती हैं। और यहाँ पर 4 नंबर है धातु में कि धातु क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती हैं जो वैद्युत संयोजक होते हैं। और यहाँ पर 4 नंबर है अधातु में
कि अधातु क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती हैं जो सह संयोजक होते हैं। उसके बाद 5 नंबर है यहाँ पर धातु में कि कुछ धातु हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं जो वैद्युत संयोजक हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर है अधातु में कि अधातु H2 से संयोग कर अनेक अस्थायी सह संयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। उसके बाद 6 नंबर है यहाँ पर धातु में कि धातु अपचायक हैं और यहाँ पर 6 नंबर है अधातु में कि अधातुएं आक्सीकारक होते हैं। आप लोग 6 अंतर लिखिएगा तभी 5 अंक मिलेगा, तो आप लोग जरूर लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर 12 नंबर में है धातुओं का अभिक्रियाशील क्रम। तो आप लोग को समझना है कि धातुओं का अभिक्रियाशील क्रम क्या है, यानी सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ पर 4 दे देगा कि KNABASR और पूछेगा कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु जो ऊपर होगा वही अभिक्रियाशील धातु होगा। तो इनमें सबसे ऊपर कौन है, तो K है यानी पोटेशियम है। तो सबसे अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर पोटेशियम होगा। और पूछेगा कि इनमें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे नीचे जो होगा वहीं सबसे कम क्रियाशील धातु होगा। तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए SR है, तो यहीं सबसे कम क्रियाशील धातु होगा। तो चलिए समझ लेते हैं, यहाँ पर धातुओं के नाम दिया है और धातुओं के प्रतीक यानी संकेत दिया है। तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी इसका संकेत K है। सोडियम है Na, बेरिलियम है यहाँ पर Ba, एस्टासियम है यहाँ पर SR, कैल्शियम है Ca, उसके बाद मैग्नीशियम है Mg, उसके बाद एल्युमिनियम है यहाँ पर Al, उसके बाद जिंक है Zn, लोहा है Fe, उसके बाद निकेल है Ni, उसके बाद यहाँ पर टीन है Sn, सीसा है Pb, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन H है, तांबा Cu है, उसके बाद यहाँ पर पारा है Hg, उसके बाद यहाँ पर चांदी है Ag, उसके बाद सोना है Au, उसके बाद प्लैटिनम है यहाँ पर Pt, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर इस चैप्टर में, तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है सोडियम को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि सोडियम को किरोसिन में डुबोकर यानी डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। O2 से प्रक्रिया कर जलने लगता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अब ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, यानी यह तत्व का नाम क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व का क्या नाम हो सकता है। तो वह हो सकता है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है
कार्बन क्या है? तो आप लोग को बताना है कि कार्बन क्या है, धातु या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु। तो कार्बन एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप लोग को बताना है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह एनोडीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन क्या है? तो आप लोग को बताना है कि आयोडीन क्या है। तो आयोडीन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सबसे कम किसका है? तो Na यानी सोडियम का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को बताना है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। तो N2O होता है, यानी N यहाँ पर 2O होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है? तो आप लोग को बताना है कि जब ताजे दूध का पीएच मान 6 है तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है? तो वह घटता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो आप लोग को बताना है कि क्या लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लिथियम और सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? यह क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन उसमें हिंदी दिया था और यहाँ पर इसका संकेत दिया है। तो कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो Hg। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऊष्मा का कुचालक होता है? तो आप लोग को बताना है कि कौन ऊष्मा का कुचालक होता है? तो Pb। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका संकेत आप लोग इसका नाम नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसका नाम क्या होगा और इसका परमाणु संख्या क्या होगा, जाकर देख लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आप लोग को बताना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर घन आयन बनाते हैं वह है। तो आप लोग को बताना है कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर घनायन यानी धनात्मक आयन बनाते हैं वह क्या है? धातु या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? तो वह धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है कि धातु में हम बिजली प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए वह क्षारीय होता है। और यहाँ पर अधातु में हम बिजली प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क है। तो आप लोग को बताना है कि जस्ता का अयस्क क्या है? तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। तो आप लोग को बताना है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक उप धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल है। तो आप लोग को बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नाम लिखे। तो आप लोग को बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या हो सकता है। तो वह क्या हो सकता है। तो वह एफ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो आप लोग को बताना है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो Fe जिसे हम लोहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ से होता है। तो एनोड पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो वह गैंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो टाइटेनियम का मुख्यतः उपयोग युद्ध सामग्री बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है फेरस क्लोराइड है। तो आप लोग को बताना है कि फेरस क्लोराइड क्या है। तो याद रखिएगा, फेरस क्लोराइड हरा लवण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सल्फर के ऑक्साइड क्या होता है। तो सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो आप लोग को बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अप्रूप पाया नहीं जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में किसका अप्रूप पाया नहीं जाता है। तो तांबा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। तो आप लोग को बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो वह होता है P4। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है लोहा है। तो आप लोग को बताना है कि लोहा क्या है, धातु या अधातु या उपधातु मिश्र धातु। तो लोहा एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो वह Cu यानी तांबा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, Cu। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की प्राकृतिक होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि धातुओं की प्राकृतिक क्या होती हैं। तो धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और
अधातुओं की प्राकृतिक विद्युत ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि सोना की परमाणु संख्या क्या है। तो सोना की परमाणु संख्या होता है 79, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस क्लास में केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर था धातु एंड अधातु, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यह चैप्टर आप लोग को समझ आया कि नहीं। अगर समझ नहीं आया तो फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।